स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज क्लास 8वां से ईवीएस का कुल 20 प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ईवीएस आपको पढ़ना है तो उसके लिए यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, भगाइएगा नहीं, कंटिन्यू देखिएगा। ज़्यादा देर का मेरा वीडियो होता नहीं है, 10 से 15 मिनट बहुत हो गया, लेकिन कंटिन्यू देखिएगा आप। चैनल पर नए हैं आप, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन लाइक करने से पहले एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? क्या कहता है भाई? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट क्या है? तो रोडोनाइट एक पत्थर है जो गुलाबी कलर का होता है। रोडोनाइट एक पत्थर है जो गुलाबी कलर का होता है। अब यह कह रहा है कि किस खनिज का अयस्क है। ऑप्शन ए देखते हैं हम क्या कहता है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है कोयला, सी है सोना और डी है मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। रोडोनाइट मैग्नीज का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म यानी कि प्रकार, किस्म का मतलब प्रकार, टाइप। कोयला का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अधिक, सबसे अच्छा प्रकार, सबसे अच्छा किस्म निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है पीट, बी कहता है लिग्नाइट, सी कहता है बिटुमिनस, डी कहता है एंथ्रासाइट। हालांकि ये चारों का चारों ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, यह सभी कोयले का ही प्रकार होता है, लेकिन सर्वोत्तम यहाँ पे प्रकार पूछ रहा है, सर्वोत्तम किस्म पूछ रहा है, तो वह एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है भाई? एंथ्रासाइट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली यह एक कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र है जो एक राज्य में है। वही पूछ रहा है कि यह किस राज्य में है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है झारखंड और डी है बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूगा घाटी, यानी पूगा घाटी जो है आप भी सुने होंगे, तो पूगा घाटी प्रसिद्ध है। पूगा घाटी आखिर किस वजह से प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह भूताप के लिए प्रसिद्ध है। फेमस है भूताप के लिए, जमीनी टेम्परेचर के लिए पूगा घाटी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भूताप के लिए, पूगा घाटी भूताप के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, कृषि कार्य में शामिल है। मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, इनमें से कौन कृषि कार्य में शामिल है? ऑप्शन ए है भूमि को जोतना, तो भूमि को जोतना कृषि कार्य में शामिल है। ऑप्शन बी है पशुओं को पालना, भाई पशुओं को पालना भी कृषि कार्य में ही शामिल होता है, उसमें ही आता है। ऑप्शन सी है मछली पालन करना, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, मछली पालन करना, मछली को जो पाला जाता है वह भी कृषि कार्य में ही आता है। इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन कृषि कार्य में शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी कृषि कार्य में शामिल है, उपर्युक्त सभी, भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है?
ऑप्शन ए है झूम खेती, बी है अंतर कृषि, सी है गहन कृषि, डी है ट्रक फार्मिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गहन कृषि, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। भाई गहन का मतलब होता है, गहन कृषि का मतलब होता है घना कृषि। अब गहन कृषि का मतलब आम भाषा में समझिए यहाँ कि कम जमीन में, कम स्थान में, कम जगह में, यानी छोटा-सा जगह होगा खेती का, उसमें अत्यधिक फसल को उपजा लेना। यानी कि ज़्यादा मेहनत करके उसमें ज़्यादा खाद पानी देकर, थोड़ा पैसा खर्चा करके ज़्यादा फसल उत्पन्न कर लेना, वह गहन कृषि होता है, कम स्पेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन रबी की फसलों से संबंधित है? ध्यान दीजिए रबी का फसल किसको बोला जाता है भाई? तो रबी का फसल जो होता है वह सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और गर्मी के मौसम में उसकी कटाई की जाती है। यानी वह फसल जिसको आप सर्दियों में उसकी बुआई की जाती है, सर्दियों में लगाया जाता है और उसकी कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है। जैसे अभी का मौसम जो चलता है यानी अक्टूबर-नवंबर जो होता है, वह रबी फसल के बोने का समय होता है या दिसंबर भी हो सकता है। लेकिन वही गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होगा, तो वह रबी का फसल शुरू हो जाएगा, मार्च-अप्रैल जो होता है उसमें, वह कटाई शुरू हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है गेहूँ, चावल। तो भाई गेहूँ तो मान लीजिए ठंडा के मौसम में बोया जाता है, सर्दी के मौसम में बोया जाता है और चावल इसमें है, तो चावल उसका मौसम चेंज हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। चावल जो है यह गर्मियों के मौसम में बोया जाता है और यहाँ पे चना दिया हुआ है और धान दिया हुआ है, इसलिए यह भी नहीं होगा, इसका भी मौसम अलग-अलग होता है। सी है मक्का और जूट, इसलिए यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है गेहूँ और मटर, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गेहूँ और मटर। क्योंकि गेहूँ और मटर को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, यानी ठंडा का मौसम जो शुरू होता है उसमें गेहूँ और मटर लगाया जाता है और भी सारे होते हैं जैसे तिलहन वगैरह जितना होता है, ये सभी भी रबी के फसल में ही आता है और इन सभी को जो है गर्मी गेहूँ और मटर है तो गर्मी का मौसम शुरू होते-होते इसकी कटाई शुरू की जाती है, इसलिए यह सभी रबी के फसल होते हैं। लेकिन जैसे चावल हो गया, धान जिसको बोलते हैं, धान से ही चावल होता है ना, तो धान वगैरह या चावल वगैरह जो भी है, जिसको गर्मी के मौसम में बो करके उसको जो है उसकी कटाई ठंडा के मौसम में की जाती है, तो वह खरीफ फसल कहलाता है। यहाँ रबी फसल बोला है, रबी फसल पूछ रहा है, इसलिए गेहूँ और मटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पे पनपता है भाई? कहाँ पे संभव होता है? तो ऑप्शन ए है स्थल मंडल, भाई ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल पर ही जीवन पनपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दिया है अशोक शर्मा, यह नहीं है। ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन सी है रमेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जल डमरू मध्य जोड़ता है। भाई जल डमरू मध्य का मतलब ये हुआ कि समुद्री क्षेत्र कहिए या कोई भी नदी का जो या झील का क्षेत्र जो होता है, तो 2 ठो आ करके एक पॉइंट पे जो मिलता है, तो वह डमरू के आकार के जैसा हो जाता है। तो बीच का भाग जो है, मध्य भाग जिसको बोलते हैं, वह जल डमरू का मध्य भाग कहलाता है उसी को, क्योंकि वह डमरू के आकार के जैसा हो जाता है। 2
बगल से 2-2 जो है आके मिलता है, तो वह डमरू के आकार का हो जाता है, इसलिए उसको जल डमरू बोला जाता है। तो वही जल डमरू मध्य जो है वह किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए है 2 बड़े भू-स्थल को, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है 2 बड़े जल भागों को, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2 बड़े जल भागों को, 2 बड़े जल भागों को, अब झील को यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, नदी को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 बड़े जल भाग कह दिया तो इन 2 बड़े जल भागों में सभी आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2 बड़े जल भागों को जल डमरू मध्य जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है, कहाँ पे होता है भई? ऑप्शन ए है जल मंडल में, ऑप्शन बी है स्थल मंडल में, ऑप्शन सी है वायुमंडल में, ऑप्शन डी है जैव मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वायुमंडल में। समताप मंडल कहाँ होता है? वायुमंडल में। समताप मंडल जो है यह क्षोभ मंडल के ऊपर वाला हिस्सा होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला मंडल समताप मंडल कहलाता है और यह जो है 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक होता है। समताप मंडल कहाँ तक होता है भई? 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक होता है और यह क्षोभ मंडल से ऊपर का मंडल होता है समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरता है? बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र के तरफ से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है पहाड़ी क्षेत्र, तो भई पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र नहीं होगा, पठारी क्षेत्र भी नहीं होगा। अब बच रहा है यहाँ 2 ऑप्शन, मैदानी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र, तो रेगिस्तानी क्षेत्र भी नहीं होगा, बिहार में रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पे होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मैदानी क्षेत्र। बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में उपस्थित है? वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो वह उत्तरी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, बी है पूर्वी क्षेत्र, सी है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन डी है उत्तरी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी क्षेत्र। वाल्मीकि नगर बिहार के उत्तरी क्षेत्र में उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, मतलब धान की जो फसल होती है उसका सबसे अच्छा उपजाऊ किस मिट्टी में होगा, मतलब वह उस उपजाऊ के लिए उसका उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो वह चिकनी मिट्टी होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है बलुआही मिट्टी यानी बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी, भाई चिकनी मिट्टी होगा इसका सही आंसर हो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चिकनी मिट्टी। ऑप्शन सी देखते हैं दोमट मिट्टी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। इस मिट्टी में धान की फसल सबसे अच्छा होता है, पैदावार उसका बहुत अच्छा होता है धान का चिकनी मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, पठार के ऊपर की सतह होती है, पठार के ऊपर की सतह होती है, यानी पहाड़ जो होता है उसके ऊपर की सतह क्या होती है, उसको कैसा होता है? ऑप्शन ए है नुकीला, तो नुकीला नहीं होती है भाई। ऑप्शन बी है सपाट, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पठार के ऊपर की सतह सपाट होती है। सपाट का मतलब बराबर, मैदानी क्षेत्र जो होता है बिल्कुल बराबर वैसे ही होता है सपाट। तो पठार के ऊपर की सतह सपाट होती है, संकीर्ण नहीं, ढालदार भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सपाट। पठार के ऊपर की सतह सपाट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? पर्वत जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, सी है 3, डी है 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3। पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर पहाड़ियाँ जो हैं वह कहाँ पे है?
किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए है तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी है राजगीर में, ऑप्शन सी है कैमूर में, ऑप्शन डी है मंदार हिल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तराई क्षेत्र में, सोमेश्वर पहाड़ियाँ तराई क्षेत्र में है। भाई तराई क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो हिमालय जो पर्वत है, तो हिमालय के आधारीय क्षेत्र यानी आधार वाला क्षेत्र, आधार मतलब बेस बेस जो है वह दक्षिणी हिस्सा, हिमालय के आधार का दक्षिणी हिस्सा जो है, दक्षिणी क्षेत्र जो है वह तराई क्षेत्र कहलाता है। तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पे है भाई? तो तराई क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। सरैसा क्षेत्र में कौन से जिले हैं? सरैसा क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे, आम भाषा में समझिए, कि जहाँ पे तंबाकू की खेती की जाती है। जिस क्षेत्र में तंबाकू की खेती की जाती है, वह सरैसा क्षेत्र कहलाता है। तो सरैसा क्षेत्र में यहाँ पे शामिल है। यह बिहार की बात की जा रही है, इसलिए बिहार से ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है सुपौल, सहरसा, अररिया, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। भाई ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। क्योंकि वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जो है, इन सभी इलाकों में क्या किया जाता है? तंबाकू की खेती की जाती है और इसलिए इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए, फेमस करने के लिए सरैसा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तंबाकू की खेती की जाती है और यह सरैसा का क्षेत्र कहा जाता है। कौन-कौन? वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी देखते हैं, जहानाबाद, पटना, गया, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ना किस जिले में पैदा होता है? किस जिले में गन्ना की खेती की जाती है? भई देखते हैं, ऑप्शन ए है किशनगंज, अररिया, मधुबनी, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है गया, नवादा, बिहार शरीफ, यह भी नहीं होगा भाई। ऑप्शन डी है गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। मोतिहारी यानी कि ईस्ट चंपारण, बेतिया का मतलब हो गया वेस्ट चंपारण और गोपालगंज, यानी 3 ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। तो यह तीनों जिला में जो है गन्ना की फसल की जाती है, यानी गन्ना का उत्पादक जिला है यह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी गन्ना उत्पादक जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आ चुके हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है सासाराम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोधगया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे।